हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। इसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रेड साइकिल इन इन्फ्लेशन के बारे में। इसका आज हम तीसरा लेक्चर है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ये पढ़ लिया है कि ट्रेड साइकिल है, बिजनेस साइकिल क्या होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा, ये हमने पूरा डेफिनेशन वगैरह देखी थी उसकी हमने। देन हमने देखे थे क्या क्या फेजेस होते हैं उसके बाद में हमने उन सब फेज को हमने डिस्कस करा है। हमने मेन फीचर्स देखे हैं ट्रेड साइकिल के। फिर हमने देखी कि टाइप्स ऑफ ट्रेड साइकिल देखा है हमने। देन आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या मेथड्स होती है ट्रेड साइकिल को कंट्रोल करने की। तो मेनली बेसिकली तीन टाइप की मेथड होती है। पहली होती है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी होती है फिजिकल पॉलिसी और तीसरा होता है डायरेक्ट कंट्रोल मेथड। मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जो होती है, जो कि हमने पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था मनी पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था बैंकिंग एंड सॉरी स्टॉक मार्केट एंड इंश्योरेंस वाले चैप्टर में कि आरबीआई क्या होती है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। वो कुछ रेट्स डिसाइड करती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट काइंड ऑफ, जिससे कि वो मनी मार्केट में सप्लाई करती है, सब करती है। ठीक है, तो आरबीआई करती है बिजनेस साइकिल को कंट्रोल। फिजिकल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री देती है, वो फिजिकल पॉलिसी देती है और उसके थ्रू भी वो ट्रेड साइकिल को कंट्रोल करती है। जैसे कि आपने भी देखा होगा कोरोना वायरस के अभी टाइम पे हर तीसरे चौथे दिन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन आ रही है और कुछ अनाउंसमेंट करती है इंडियन इकोनॉमी को वापस से रिकवर करने के लिए। उसके बाद में कुछ डायरेक्ट कंट्रोल की मेथड होती है, तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि जो आरबीआई बनाती है। अब आरबीआई मेन काम कर सकती है, आरबीआई का मेन काम क्या कर सकती है, वो किसी भी इकोनॉमी को में रिसेशन जैसी चीज को, ट्रेड साइकिल को कंट्रोल करने के लिए, कि वो सप्लाई ऑफ मनी को चेंज कर सकती है। क्योंकि मनी को कितना छापना है, कितना मार्केट में उतारना है, वो काम पूरा आरबीआई के हाथ में रहता है, रिजर्व बैंक के ऊपर, और वो इसको मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करती है। बेसिकली आरबीआई करती क्या है कि अलग अलग टाइप के रेट से वो डिसाइड करती है। अगर आरबीआई ने किसी चीज़ का रेट बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा कि लोन महंगा होगा, क्योंकि रेट भी बहुत टाइप के होते हैं ना। तो आरबीआई अगर मान लो कि अगर रेट बढ़ाती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया आरबीआई ने, उसके कारण लोन महंगा होगा, तो आप लोग कम लोन लेंगे। कम लोन लेने से लोगों के पास में, इंडस्ट्रीज के पास में पैसा कम जाएगा, तो कम प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब जब जब भी प्रोडक्शन एक्सेस में होता है, सप्लाई बढ़ती है, आरबीआई को लगता है कि सप्लाई डिमांड से ज़्यादा जा रही है, तो वो लोन महंगे कर देगी, तो उसके कारण सप्लाई ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। जबकि अगर ठीक इसका उल्टा भी कर सकती है, लोन सस्ते कर देती है, अगर आरबीआई को लगता है कि सप्लाई कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है और कंपनीज के पास में प्रोडक्शन के लिए पैसा नहीं है, तो वो लोन बढ़ा देगी, लोन सस्ते कर देगी। ठीक है, तो इस टाइप से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अपनी अपनी डिसाइड करती है। उसमें अलग अलग रेट्स रहते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं और वो आपको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बैंकिंग एंड फाइनेंस में आपको अच्छे से वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ठीक इसी प्रकार के काम करती है कि मार्केट में पैसा अगर कम है इंडस्ट्रीज के पास, लोगों के पास, तो टैक्स रेट कम कर देगी। टैक्स रेट कम करने से क्या होगा कि लोगों को, गवर्नमेंट को पैसा कम देना पड़ेगा और उनके पास में अपने एक्सपेंस के लिए ज़्यादा पैसा बचेगा। जबकि अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट बढ़ा देगी। उसके कारण लोग अपना ज़्यादा पैसा बैंक गवर्नमेंट को दे देंगे टैक्स के रूप में, तो उनके पास में खर्चा करने के लिए कम पैसा बचेगा। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी, इसी को फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं, और इसी के थ्रू गवर्नमेंट का ट्रेड साइकिल को कंट्रोल करती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें अगर डायरेक्ट कंट्रोल की, तो इसमें तीन टाइप के आते हैं: प्राइस कंट्रोल, क्वांटिटी कंट्रोल और वेज कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल में फिक्स सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट या आरबीआई या कोई और एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी प्राइस के ऊपर सीलिंग लगा देगी कि आप इससे ज़्यादा प्राइस में या कम प्राइस में कोई भी प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते हो। ठीक इसी प्रकार का क्वांटिटी कंट्रोल में भी सीलिंग लगा दी जाती है कि आप इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। और ठीक इसी प्रकार का वेज कंट्रोल में भी सीलिंग लगा दी जाती है। मिनिमम वेज रेट आपने सुना होगा, मिनिमम वेज रेट बना दिया जाता है हर जगह का कि आपको मिनिमम इतना वेज तो देना ही पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को।
ठीक है, तो इस टाइप से कुछ डायरेक्ट कंट्रोल की मेथड भी होती है और उसके थ्रू भी ट्रेड साइकिल को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा एक और तरीका होता है क्वांटिटेटिव एजिंग का, तो वो आपको मैंने बताया है। वो सारे जब ये तरीके फेल हो जाते हैं तो लास्ट तरीका होता है क्वांटिटेटिव एजिंग। अगर उससे भी और साइकिल ट्रेड साइकिल कंट्रोल में नहीं आती है तो फिर आपकी इकोनॉमी गई। 2008 के हाउसिंग रिसेशन में भी यूएसए की गवर्नमेंट ने यही करा था, तो 1997 में भी यही हुआ था। उसके बाद में जापान में थोड़ा सा रिसेशन टाइप आया था, तो उसमें भी वहाँ के पीएम शिंजो अबे ने यही काम करा था, क्वांटिटेटिव एजिंग का। और उसके थ्रू ही वो आखिरी मेजर, आखिरी मतलब आखिरी इंजेक्शन वही होता है, ब्रह्मास्त्र है वो हर गवर्नमेंट के पास में। अब बात करें रिकवरी या फिर रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी के बारे एक्टिविटी के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। अब क्या होता है कि रिकवरी में, हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। रिकवरी में क्या होगा कि सारी जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, सारी कंपनी अपने ट्रैक पे आ जाती है और जनरल प्राइस लेवल धीरे धीरे करके राइज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब तो जनरल प्राइस लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, जो कि जनरल प्राइस लेवल धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम अगला हमारा टॉपिक है और इसका पार्ट 2 है यूनिट का, इन्फ्लेशन। तो चलिए इन्फ्लेशन पढ़ते हैं अब, कि उसमें क्या हो रहा है कि जनरल प्राइस लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है या फिर मनी की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। अब ये क्या, मनी की वैल्यू कम होना और जनरल प्राइस लेवल बढ़ना क्या होता है? देखो, अगर किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा पैसों में कम चीज़ आएगी। पहले मेरे पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में मैं कोई चीज़ जो 10 चीज़ें खरीद सकता था मैं। अब क्या हो गया कि महंगाई बढ़ गई, उसके प्राइस बढ़ने के कारण मैं 100 रुपये में 9 ही चीज़ें खरीद पा रहा हूँ। मतलब कि एक चीज़ खरीदने का मेरा जो कीमत है वो बढ़ गई है मेरी, मतलब कि मनी की वैल्यू कम हो गई है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि मनी की वैल्यू कम हो गई, पहले तो 100 रुपये में आता था वो 100 रुपये में नहीं आता है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ मनी फॉल हो गई है। जब भी प्राइस बढ़ता है तो उसके कारण कॉस्ट या फिर इनकम भी बढ़ती है। किसी भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ेगा, मैंने आपको बताया था, तो उसके कारण कंपनियां सोचेगी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, और ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में वो सप्लाई बढ़ाएगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, और दूसरा की सप्लाई बढ़ाएगी वो, तो उसके कारण इनकम बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी उसको प्रोड्यूस करने की। और पर इससे क्या होगा कि रियल इनकम तो कांस्टेंट ही रहेगी। अब देखो क्या हो रहा है कि पहले आपकी इनकम थी 100 रुपये। ठीक है, पहले आपकी इनकम थी, 2 मिनट, पहले आपकी इनकम थी 100 रुपये, उसमें 10 यूनिट्स आता था कोई भी चीज़। अब आपकी इनकम हो गई 110 रुपीज़, लेकिन इधर भी इसके प्राइस लेवल भी बढ़ गई, ये भी 11 रुपीज़ का हो गया। तो आपको अभी भी 10 यूनिट्स ही मिल रहा है, आपकी इनकम तो बढ़ी है पर महंगाई भी बढ़ गई है। तो वो इनकम ने महंगाई को एक तरह से, महंगाई ने इनकम को नील कर दिया, इन बढ़ी हुई इनकम को आपकी नील कर दिया है। मतलब कि आपकी इनकम में रियल टर्म्स में देखा जाए तो कोई चेंज नहीं आया है। पहले आपकी इनकम 100 रुपये थी, आप उसमें 10 चीज़ें खरीद सकते थे। अब आपकी इनकम 110 हो गई, लेकिन उसमें भी आप 10 चीज़ें ही खरीद पा रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिमांड एक्सेस में हो जाती है, डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ता है, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी तो उसके कारण प्राइस बढ़ेगा। क्योंकि दो ही चीज़ों से प्राइस बढ़ते हैं, या तो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाए या फिर डिमांड उस चीज़ की बढ़ जाए, या दोनों हो जाए, तो उसके कारण महंगाई बढ़ने लग जाती है। अब क्रॉथर ने एक डेफिनेशन दी है इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन इज अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग, दैट इज प्राइस आर राइजिंग। मतलब सिंपल सी बात बोली है उसने, कि वही बात बोली कि प्राइस लेवल बढ़ेगा और वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी, फॉल होगी, गिरेगी। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में क्या होता है कि डिमांड बढ़ गई उसके कारण इन्फ्लेशन आ रहा है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसमें क्या होता है, कॉस्ट बढ़ गई उसके कारण, महंगाई बढ़ गई उसके कारण में इन्फ्लेशन आ रहा है। और एक होता है स्टेगफ्लेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिमांड तो कम है पर
और कॉस्ट भी कम है, लेकिन फिर भी प्राइस बढ़े जा रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। उसके साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है, उसको बोलेंगे स्टैगफ्लेशन। मतलब कि ये सारी चीज़ें के अलावा भी बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण प्राइस लेवल बढ़ता है। जैसे कि अभी आप देखोगे कोरोना वायरस में क्या हुआ, कोरोना वायरस के कारण लोगों की दुकानों में सामान खत्म हो गया, तो जो चीज़ पहले 50 की आती थी वो वही किराने दुकानों पे लोग 100 रुपये में बेचने लग गए। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है स्टैगफ्लेशन का। ठीक है।